नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हमने यूनिट नंबर 3 शुरू किया है डबल अकाउंट सिस्टम, जिसके तहत हमारे 2 प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में हो गए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको लिंक ओपन करके प्रॉब्लम लिख लेना है और आगे कंटिन्यू क्वेश्चन मतलब कैसे सॉल्व किया जाता है वो आगे देखना है। वैसे तो जो 2 प्रॉब्लम हमारे हो चुके हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने एक प्रॉब्लम के हमने 2 पार्ट किए थे क्योंकि वो छोटा प्रॉब्लम हमने दिया था। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाया था एंड देन सेकंड प्रॉब्लम में हमने कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट बनाई थी। अब आज का ये जो प्रॉब्लम है आपको बड़ा प्रॉब्लम दिया रहेगा और उसमें आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट मतलब उसमें पूरा रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट, तीनों अकाउंट और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे शो करनी है। तो क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000। 31 मार्च 2000 की इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड की ट्रायल बैलेंस हमें दी हुई है। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, मतलब जैसे कि यहाँ पे जो आइटम्स हमें दिए हुए हैं उनके हिसाब से हमें जो रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू, कैपिटल और बैलेंस शीट में जो आइटम जहाँ पे जाएगा वहाँ पे उसको लिखना है और कौन सा आइटम कहाँ पे जाने वाला है या कहाँ जाएगा, इसके लिए आपको जो पुराने वीडियोस थे जिसमें हमने प्रोफार्मास देखे थे सारे अकाउंट्स के, तो वो प्रोफार्मास का वीडियो आपको सबसे पहले देखना है, समझना है कि कौन सा आइटम हमने कहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है, विथ रीजन मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे जब हम कोई भी आइटम अगर देखते हैं तो हमें फट से क्लिक होना चाहिए कि ये आइटम यहाँ इस अकाउंट में जाता है, तो ही आप ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं या यहाँ पे आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें नया नहीं है। घिसी पिटी वही 2, 3, 4 एडजस्टमेंट दी रहती है और ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को हमें एक सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट का यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड अगर कोई भी आइटम है तो उसमें हम एक छोटी टिक करके रखेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट का अगर ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम से अगर रिलेशन है तो वहां पे अगर हम टिक करते हैं तो जब हम ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे या ट्रायल बैलेंस को शिफ्ट करेंगे और वेरियस अकाउंट्स में, तो हमें वो जो अमाउंट रहेगी उस आइटम की वो हमें इनर कॉलम में रखना है, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दी हुई है तो इस एडजस्टमेंट का किसी आइटम के साथ कोई रिलेशन है क्या, वो हमें सबसे पहले देखना है। और अगर है उसमें कुछ कम ज्यादा प्लस माइनस करना है ट्रायल बैलेंस के आइटम्स के साथ, तो उस पर हम एक छोटी टिक मार्क करके रखेंगे, टिक करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एडिशंस टू फिक्स असेट्स एंड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे फिक्स असेट्स और कैपिटल का एडिशन दिया हुआ है, इसका कोई भी इससे रिलेशन नहीं है। इन द सेंस मतलब किसी में वो प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो एडिशन है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के एडिशन से, फिक्स असेट्स के एडिशन है तो हम कैपिटल अकाउंट में जो हमारा अमाउंट का सेकंड कॉलम है एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड करते हैं। और शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उनका जो करंट ईयर का एडिशन रहेगा वो हम क्रेडिट साइड के मतलब कैपिटल रिसीट साइड के जो क्रेडिट साइड है उसमें सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर आइटम में वो प्लस माइनस नहीं होगा, इसलिए कहीं पे भी उसकी टिक या मार्क नहीं होगा। देन नंबर 2, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर। इस करंट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमने पिछला एक प्रॉब्लम देखा था उसमें हमने डेप्रिसिएशन के परसेंटेज वहाँ पे दिए हुए थे और कौन सी एसेट पे कितना किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आती
पे हमें वो पर्टिकुलर परसेंटेज 12 महीने के लिए उस पे डिप्रिसिएशन लेना है, और करंट ईयर में जो एडिशन हुआ होगा उस पे हमें 6 महीने का डिप्रिसिएशन लेना है। तो ये बात आपको क्लियर और ध्यान में रखनी है। दूसरी, जो यहाँ पे डायरेक्टली डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। डिप्रिसिएशन है वो रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा उसका, जो डिप्रिसिएशन फंड रहेगा बैलेंस शीट में उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है क्या, तो हाँ यहाँ पे डिप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन फंड पे हम एक छोटी सी टिक करके रखेंगे क्योंकि वो डिप्रिसिएशन फंड की अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखनी है और उसमें करंट ईयर का डिप्रिसिएशन ऐड करना है। क्लियर? देन एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर। जो डिबेंचर्स है उनपे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है हमें। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो ही दिया हुआ है, क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8% डिबेंचर्स हमें दिए हुए हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं है। तो जो 8% डिबेंचर्स हमारे रहेंगे, 8% डिबेंचर्स ₹3 लाख, तो उस पे हमें इंटरेस्ट देना है। अब डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो हमारा वो एक्सपेंसेस माना जाएगा और वो नेट रिवेन्यू अकाउंट से हम देते हैं। नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, देना है, प्रोवाइड करना है, तो वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा? 8%। कौन सी अमाउंट पे? जो डिबेंचर्स की हमारी अमाउंट है 3 लाख रुपीज, उस पे 8%। क्लियर? देन उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स ₹30,000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। अगर ट्रायल बैलेंस में हमें इनकम टैक्स दिया हुआ है तो वो रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है तो प्रोविजन हम नेट रिवेन्यू अकाउंट में लिखते हैं और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा और लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? देन उसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व फंड ₹15,000। 15,000 रिजर्व फंड ट्रांसफर करना है और जो ट्रांसफर्ड फंड्स जो हम क्रिएट करने हैं, प्रोविजंस करनी है, वो नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट में जाता है, इसलिए ट्रांसफर टू रिजर्व फंड नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और अगर रिजर्व फंड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें ऐड होगा या फिर सेपरेटली लिखा जाएगा। तो यहाँ पे रिजर्व फंड दिया हुआ है क्या, तो क्वेश्चन में देखते हैं हमें रिजर्व फंड दिया हुआ है तो वहां पे हम एक छोटी सी टिक करके रखेंगे क्योंकि रिजर्व फंड की अमाउंट हमें इनर कॉलम में लेनी है और जो प्रोविजन है करंट ईयर की ट्रांसफर टू रिजर्व फंड वो इनर कॉलम के रिजर्व फंड में हम ऐड करेंगे और फिर आउटर कॉलम में टोटल उसकी अमाउंट बाहर निकलेगी। तो ये एडजस्टमेंट थी, 5 एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर दिए हैं। सब इजी है क्योंकि मैंने जो आपको बेसिक और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट सिखाई थी उसमें से ही यह 4 से 5 एडजस्टमेंट हमें दी हुई है। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जब हम देखते हैं तो जो आइटम्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो पढ़ते पढ़ते हम ट्रायल बैलेंस का वो आइटम अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर? अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? हमारा जो एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, तो वो कहा जाता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है? तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में 10,000 हम लिखेंगे। करंट ईयर का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, टोटल लिखेंगे 10,000। देन कॉस्ट ऑफ लाइसेंस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस कितना है? 16,000। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस 16,000। उसके बाद है बिल्डिंग भी फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे आएगी। बिल्डिंग 3,50,000 एक्सपेंडिचर अप टू दी 31 मार्च 1999 में मैंने लिखा है। जो करंट ईयर के एडिशंस होंगे वो सेकंड कॉलम में आएंगे और एडिशंस प्लस करके टोटल आउटर कॉलम में होंगे। क्लियर? देन उसके बाद है प्लान भी हमारी फिक्स असेट्स है। तो प्लान 4,50,000
बाद है मेल्स, तो मेल्स भी क्या है, फिक्स असेट्स है हमारी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे। मेल्स 1,75,000। उसके बाद है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी फिक्स असेट्स है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आएगी। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स 20,000। देन ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स भी हमारी फिक्स असेट्स है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ट्रांसफॉर्मर्स ₹1 लाख। हम जो बैलेंस है वो एक्सपेंडिचर अप टू दी 31 मार्च 1999 में लिख रहे हैं, क्योंकि जो एडिशन है करंट ईयर का वो उसमें प्लस होगा और आउटर कॉलम में टोटल उसकी बाहर निकलेगी। ट्रांसफॉर्मर्स के बाद मीटर्स दिया हुआ है, मीटर्स भी हमारे फिक्स असेट्स है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में 50,000। एंड देन है फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर ये भी फिक्स असेट्स है हमारी, तो वो भी यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹60,000, ₹60,000। ठीक है, तो जो असेट्स थे फिक्स असेट्स और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर वो हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लिए। देन उसके बाद सीरियल नंबर में शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो जो शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है वो हमें प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिखना है, 4 लाख रुपीज, और जो करंट ईयर का एडिशन रहेगा वो हम करंट ईयर का एडिशन लेके टोटल करेंगे। उसके बाद दिया है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स भी कैपिटल नेचर है, तो यहाँ पे डिबेंचर्स कैपिटल रिसिप्ट साइड पे 8% डिबेंचर्स ₹3 लाख, ₹3 लाख। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी कहाँ पे आती है, जनरल बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम टोटल लिखने के लिए जो कैपिटल अकाउंट है उसके टोटल नेट रेवेन्यू का बैलेंस रहता है, तो इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे, और जो हमारा क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स हम यहाँ पे क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है अमाउंट ₹35,000। देन उसके बाद है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कहा जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लेकिन यहाँ पे रिजर्व फंड में देखो आपको एक छोटी टिक दिखेगी, क्योंकि जो एडजस्टमेंट थी उसकी टिक हमने यहाँ पे की थी, एक छोटा सा पॉइंट दिया था वहां पे, तो यहाँ पे हम लेंगे रिजर्व फंड। अब इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो इसमें रिजर्व फंड है इस पे एडजस्टमेंट है, और इसका जो अमाउंट रहेगा वो हमें इनर कॉलम में लिखना है। तो इनर कॉलम में कितना लेंगे हम, रिजर्व फंड ₹1 लाख, इसमें एडजस्टमेंट होगी प्लस, और देन आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट है, तो एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। देन है रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट। रिजर्व फंड है तो लायबिलिटी है, और रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारी असेट्स है, तो रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट असेट साइड में जाएगा। असेट साइड में भी हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का टोटल यहाँ पे हमें लेना है, कि आप थोड़ी जगह छोड़ देंगे और हम लेंगे यहाँ पे रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट। रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख, ₹1 लाख। देन है सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स क्या है, मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स से कुछ पार्ट्स रहते हैं वो सेल किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ असेट्स। तो ये इनकम है, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जनरेट होने वाला वो इनकम है, इसलिए वो रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है। लेकिन जो मेन इनकम हमें यहाँ पे सेल ऑफ एनर्जी से यहाँ पे हमें दिखानी है, और लास्ट में ये छोटा इनकम है, और इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, सेल ऑफ असेट्स। कितना है अमाउंट, ₹7,000। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का
उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, फ्यूल, ऑयल, वेस्ट एंड जनरेशन, देन वेजेस एट प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। तो ये जो एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो लेते हैं हम रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन यहाँ पे अब सीक्वेंस आपको ऐसे दिया है, रेंट एंड टैक्सेस पहले दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने रिवेन्यू अकाउंट का प्रोफार्मा देखा था, तो उसमें हमने जो एक्सपेंसेस है वो हमने क्या बोले, वो हमने एक पार्ट करके किए थे या हेड करके दिए थे। तो सबसे पहला हेड था यहाँ पे जनरेशन। तो जनरेशन से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो हम फर्स्ट में लेंगे। तो यहाँ पे जैसे फ्यूल, ऑयल, वेस्ट एंड जनरेशन है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जनरेशन से रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट हम लेंगे। फिर उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस वगैरह नेक्स्ट में लेंगे। तो यहाँ पे फ्यूल, ऑयल, वेस्ट एट जनरेशन, फ्यूल, ऑयल, वेस्ट एट जनरेशन, ₹1,25,000। ठीक है। देन वेजेस एट प्लांट, वेजेस एट प्लांट 1,20,000। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, उससे पहले हम रेंट ले लेंगे, रेंट एंड टैक्सेस। कितना है रेंट एंड टैक्सेस? 10,000। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस ₹40,000, ₹40,000। ठीक है। चारों एक्सपेंसेस हो गए, रेंट एंड टैक्सेस, फ्यूल, ऑयल, वेजेस एट प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस, चार एक्सपेंसेस हमारे हो गए। देन उसके बाद दिया है मीटर रेंट। मीटर हम रेंट पे दे रहे हैं, उसमें जो हमें रेंट मिलेगा वो इनकम रहेगा, और मीटर से जो रेंट मिल रहा वो ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए वो यहाँ पे रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे मीटर रेंट ₹40,000, मीटर रेंट ₹40,000। ठीक है। देन है बैलेंस ऑफ नेट रिवेन्यू अकाउंट। अब नेट रिवेन्यू अकाउंट पे जो बैलेंस था वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो नेट रिवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस है वो आएगा नेट रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे नेट रिवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस, बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹40,000, ₹40,000 क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए नेट रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट पे आया है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे डेप्रिसिएशन फंड। रिजर्व फंड यहाँ पे हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट है इसमें, इसके बाद हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड में भी आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि डेप्रिसिएशन फंड पे एडजस्टमेंट है, और अगर एडजस्टमेंट वहां उस पे है तो उसका जो अमाउंट है वो हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ता है। तो उसका जो डेप्रिसिएशन फंड का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000। उसके बाद एडजस्टमेंट करके आउटर कॉलम में टोटल कर लेंगे। देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, ये जो असेट्स है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये जो चार असेट्स है, करंट असेट्स है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, करंट असेट्स है। और करंट असेट्स कहाँ पे आते हैं? बैलेंस शीट असेट्स। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड? ₹10,000। देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 60,000। देन उसके बाद है डेटर्स, करंट असेट्स है हमारी, तो डेटर्स भी असेट साइड पे आएंगे 27,000। एंड फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये भी करंट असेट्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट विद बैंक असेट साइड पे 50,000।
मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कितना है अमाउंट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का 24,000। देन उसके बाद है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कितना है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ₹6,000। देन स्टोर्स इन हैंड का मतलब क्या है कि जो हमारा लास्ट में जो बैलेंस रहता है स्टोर्स का, वो क्लोजिंग स्टॉक जो हमें लिखना है असेट साइड पे। तो यहाँ पे स्टोर्स इन हैंड असेट साइड पे अमाउंट है 20,000, अमाउंट आएगा 20,000। देन नेक्स्ट ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ₹6,000, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ₹6,000। देन उसके बाद है रिपेयर्स, तो रिपेयर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये भी रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो रिपेयर्स में जनरेशन का रिपेयर्स अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है। तो जनरेशन के 4,000 और डिस्ट्रीब्यूशन 2,000। क्लियर। देन उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, असेट्स है, तो करंट असेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस जाएगा असेट साइड में। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹2,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,000। देन है स्ट्रीट लाइट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा लाइट एक्सपेंसेस 60,000। देन यहाँ पे दिया है सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइटिंग, इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है, रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर एंड सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो तीनों भी हमारे ऑपरेटिंग रिवेन्यू इनकम है, और हम वो रिवेन्यू इनकम रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइटिंग, सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइटिंग ₹4,50,000। देन सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर 3,10,000, and then is sale of energy under special contract, कितना है 1,50,000, 1,50,000। ऐसे तीनों जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम है रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट से। देन है सैलरीज ऑफ इंजीनियर्स एंड अदर्स। अब सैलरीज ऑफ इंजीनियर्स में आपको जनरेशन के लिए जो इंजीनियर्स को हमने सैलरीज दी है 40,000 डिस्ट्रीब्यूशन का और ऑफिस सैलरी। तो हम चाहे तो ये जैसे हमने ग्रुप किए थे वैसे ग्रुप वाइज भी हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रुप्स नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पे सेपरेटली सैलरीज दिखाएंगे, और सैलरीज में सैलरी ऑफ इंजीनियर्स, एंड अदर्स, क्लियर। तो उसमें जनरेशन 40,000, देन डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली जनरेशन के लिए 40,000, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में हर एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स होंगे, दो इफेक्ट्स होंगे। वो दो इफेक्ट्स कैसे होते हैं ये हमने एडजस्टमेंट में देखा था। अगर ट्रायल बैलेंस का कोई आइटम है तो वो एक ही जगह पे जाएगा, लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, एडिशंस टू फिक्स असेट्स एंड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अब एडिशंस दिए हुए हैं तो यहाँ पे हम एडिशंस करेंगे। कौन कौन से एडिशंस है? बिल्डिंग में एडिशंस हुआ है 50,000, तो यहाँ पे बिल्डिंग ऐड होगा, इसमें 50,000, 3,50,000 ऑलरेडी थे, 50,000 ऐड हो गए, तो यहाँ पे कुल मिला के हो जाएंगे 4 लाख। क्लियर? देन है प्लांट, प्लांट है 1,50,000, तो 4,50,000 में प्लांट हो जाएगा ऐड 1,20,000, तो यहाँ पे टोटल प्लांट हो जाएगा 20 + 5, 5,70,000, 5,70,000। देन मेंस, तो मेंस है एडिशन 25,000, 25,000 अगर 1,70,000 में ऐड करते हैं तो टोटल 2 लाख रुपीज, टोटल हो जाएगा 2 लाख रुपीज। क्लियर? देन इसके बाद है शेयर कैपिटल। अब ये जो असेट्स है इसमें कोई एडिशन नहीं है करंट ईयर में, तो इसमें हम डैश देके टोटल लिख लेंगे आउटर कॉलम में, यहाँ पे 20,000। देन ट्रांसफॉर्मर्स आएगा ₹1 लाख, मीटर्स है 50,000 और फर्नीचर एंड फिक्सचर है 60,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर है 60,000। क्लियर? इस तरह से हमने जो असेट्स थी एडिशंस करंट ईयर में वो प्लस किए और आउटर कॉलम में। देन शेयर कैपिटल का एडिशंस दिया हुआ है करंट ईयर में, तो शेयर कैपिटल कितना है? प्रीवियस ईयर 4 लाख रुपीज, करंट ईयर का एडिशन है उसमें 1 लाख रुपीज, टोटल हो जाएंगे 5 लाख, टोटल कितना हो जाएगा? 5 लाख। देन डिबेंचर्स में 3 लाख, करंट ईयर में कुछ भी नहीं है, आउटर कॉलम में लिखेंगे हम 3 लाख। क्लियर? अब ये हो गया कैपिटल अकाउंट का पूरा एडजस्टमेंट। देन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाता है और वो रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कॉलम एंड डैश। जो जो असेट्स में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 30,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, देन टोटल करके आउटर में लिखेंगे। प्लांट पे कितना है डेप्रिसिएशन? 35,000। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट पे, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ₹2,000। मीटर्स पे देखो, मीटर्स पे है 5,000। देन ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स पे देखो कितना है 10,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना दिया हुआ है? ₹5,000। ऐसे टोटल इसका हो जाएगा 87,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 87,000। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में हमने ले लिया। ये जो करंट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन किया है कि डेप्रिसिएशन फंड में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड में प्लस प्रोविजन फॉर करंट ईयर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए कितना प्रोविजन किया है? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 87,000। तो यहाँ पे इसमें 87,000 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आउटर कॉलम में टोटल लेंगे हम 7,000 प्लस 2,37,000, 2,37,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गई। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 1 ईयर। जो डिबेंचर्स है उस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 1 ईयर के लिए। अब
डिबेंचर्स कितने दिए हैं, 8% डिबेंचर्स है 3 लाख। इस पे इंटरेस्ट हमें देना है, तो इंटरेस्ट का रेट क्या है इसका 8%, 1 ईयर का ही है, तो 8% 3 लाख पे निकाल लो, 24,000। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा डिबेंचर्स पे 24,000। अब डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ऑपरेटिंग इंटरेस्ट है क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है, तो वो कहा जाएगा नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 24,000। यहाँ पे हम थोड़ी जगह छोड़ के इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3 लाख पे 8%, कितना 24,000। आउटस्टैंडिंग है, देना है, लायबिलिटी है, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3 लाख के 8%, 24,000। क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई। देन प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स ₹30,000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है ₹30,000 डायरेक्टली अमाउंट दी हुई है, और जो प्रोविजन है लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ₹30,000। देन ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 15,000, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड पे, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, कितना ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड को 15,000, तो नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में आया है। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड में वो ऐड हो जाएगा, ऐड करंट ईयर प्रोविजन फॉर, प्रोविजन करंट ईयर प्रोविजन या प्रोविजन फॉर रिजर्व फंड, कितना है करंट ईयर में प्रोविजन ₹15,000। यहाँ पे 15,000 ऐड हो जाएंगे। आउटर कॉलम में 1,15,000, 1 लाख प्लस 15,000, 1,15,000। तो इस तरह से एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब जो ट्रायल बैलेंस था और हमारी जो एडजस्टमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, मतलब हमारा जो 80% काम है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 एक एक अकाउंट क्लोज करते जाएंगे। सबसे पहले हमें रिवेन्यू अकाउंट क्लोज करना है। रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंस नेट रिवेन्यू अकाउंट को आएगा, नेट रिवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे, देन कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और लास्ट में बैलेंस शीट। तो यहाँ पे फर्स्ट रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंसिंग हम करेंगे। रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंसिंग करते वक्त क्रेडिट की टोटल पहले, देन डेबिट की, यहाँ पे हो सकता है लॉस भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट की टोटल हमारी ज्यादा आती है, तो यहाँ पे अगर रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंसिंग हम करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट की टोटल आ जाएगी 9,47,000 और यहाँ पे बैलेंस आएगा। इसका रिवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो नेट रिवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस carried to net revenue account, बैलेंस carried to net revenue account ना 3,88,000, 3,88,000 और इसकी टोटल हो जाएगी 9,47,000, 9,47,000। ये जो बैलेंस है नेट रिवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफर होगा। यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में हमने लिखा है, तो डेबिट साइड का यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंस है कितना है 3,88,000। तो यहाँ पे टोटल 3,88,000, 3,88,000। अब नेट रिवेन्यू अकाउंट का भी बैलेंसिंग हमें करना है। नेट रिवेन्यू अकाउंट पे जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट को ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग का सेम फॉर्मूला, क्रेडिट की टोटल हम करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट की टोटल हो जाएगी 4,28,000, 4,28,000। देन यहाँ पे बैलेंस आएगा, कैरिड होगा वो बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे बैलेंस
शीट कितना आता है यहाँ पे नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस 3,59,000 और टोटल हो जाएगी 4,28,000। यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हम बाद में भूल जाएंगे इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देते हैं, सॉरी नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा ये, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में आया है, तो इसका जो बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। यहाँ पे बैलेंस और ब्रैकेट में लिख लेंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट कितना है बैलेंस 3,59,000 3,59,000। क्लियर। अब देन लास्ट में हम कैपिटल अकाउंट की टोटल करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग या टोटल, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और टोटल कैपिटल रिसिप्ट आएगी वो बैलेंस शीट को जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी छोड़ के जो अदर पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न कंपनी होगी उनका जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस शीट को जाता है। यहाँ पे टोटल जाते हैं, यहाँ पे हम टोटल करेंगे। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड की टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट 1 बाय 1 तीनों कॉलम की टोटल हमें करनी है, लेकिन जो लास्ट टोटल कॉलम की जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे डेबिट फर्स्ट कॉलम की टोटल है 10,36,000, देन सेकंड कॉलम 1,95,000 और टोटल है 12,31,000। देन कैपिटल रिसिप्ट साइड, तो टोटल कैपिटल रिसिप्ट हो जाएंगे ₹6 लाख। देन यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम टोटल करेंगे टोटल कैपिटल रिसिप्ट से। अब टोटल कैपिटल रिसिप्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे 4 लाख लिख दिया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनती है सारे जो हमारे अकाउंट्स है उनका बैलेंसिंग करके। तो यहाँ पे हमें टोटल जो शेयर कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में 4 लाख, तो टोटल में हमें ये 4 लाख दिखना चाहिए। और करंट ईयर का एडिशन कितना है 1 लाख। तो जो हमारा टू द ईयर 31 मार्च 1999 है, तो उसमें कितना रहेगा शेयर कैपिटल हमारा ₹3 लाख। ऐसा कुल मिला के टोटल हमें कितना दिखाना है ₹4 लाख। क्लियर। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल हमारी रिसिप्ट हो जाएंगी ₹6 लाख, यहाँ पे टोटल 1 लाख और यहाँ पे टोटल ₹7 लाख। देन जो इसका जो टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स है वो हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं और जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम असेट साइड में लिखते हैं। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट साइड में 12,31,000 और जो टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स है ₹7 लाख, तो वो लायबिलिटी साइड में टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स यहाँ पे 7 लाख और इसकी टोटल हो जाएगी 15 लाख। इस तरह से ये जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक और नया प्रॉब्लम लेके, तब तक के लिए